बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पीटीआई का सदर आरिफ अलवी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुफाहमत करने में नाकाम हो चुका है। यानी आरिफ अलवी ने हथियार डाल दिए, आरिफ अलवी ने पसपाई अख्तियार कर ली। जब आरिफ अलवी की तरफ से पसपाई अख्तियार की गई और फिर मोहम्मद अली दुरानी और आरिफ अलवी के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात या मुलाकातें या राब्ते भी कोई रंग न ला सके और फिर इमरान खान की तरफ से आरिफ अलवी को एक बाकायदा बेइज्जत करने वाला जवाब दे दिया गया, तो उसके बाद फिर पीटीआई का जो मुफाहमत पसंद ग्रुप है वो मौलाना फजलुर रहमान के कदमों में जा बैठा। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के इस मुफाहमत पसंद ग्रुप को क्या कहा और इस ग्रुप से पहले जिसने मुलाकात की थी उनसे मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा और इस मुफाहमत पसंद ग्रुप की इससे पहले किस मजहबी रहनुमा से मुज़ाकरात हुए थे या बातचीत हुई थी या बातचीत के कितने दौर चले थे, वो कितना जो है वो नतीजा खेज साबित हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात मुख्तसरन अर्ज करेंगे क्योंकि आज तो ज़ाहिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है और उस इजलास में जो चीज़ें होने जा रही हैं उस पर हम आज मुख्तसरन बात करेंगे। लेकिन जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान का सियासी माहौल गर्म है तो इस वक्त हम आपको सियासी मंजरनामे की तरफ लेकर चलते हैं। नाज़रीन, अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सियासत का जो उफक है वो रंग बदलता रहता है। सियासत के आसमान पे जो रंगों की अदला बदली होती है ये एक ऐसा असूल है जो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि पहले सियासत के असूल कुछ और थे, आज कुछ असूल और हैं। पहले सियासत असूलों के बुनियाद पर की जाती थी, पहले सियासत नजरियात के बुनियाद पर की जाती थी। अब सियासत में एक ही असूल है कि आपने अपने मुखालिफ को किस तरह गिराना है और किस तरह आपने सियासत करने के लिए कितनी बेरहमी और सफाकी का मुजाहरा करना है और अपने हरीफ को आपने किस कीमत पे जाके जेर करना है। लेकिन कहते हैं कि सियासत में मामलात को उस नहज पर नहीं लेकर जाना चाहिए कि जहां से वापसी का भी कोई रास्ता ना हो, या फिर अगर आप अपने हरीफ के सामने हों या फिर आपका हरीफ आपके सामने हो या फिर वक्त और हालात आपको और आपके हरीफ को आमने सामने लाकर खड़ा कर दें तो कम से कम आपकी आंखों में इतनी शर्म, हया और ग्रेस होनी चाहिए कि आप उनसे आंखों में आंखें मिला के बात कर सकें। नाज़रीन, ये पहले हम देखते आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखते आए और फिर हम नून लीग में देखते आए। कभी कोई किसको मूंछों से पकड़कर घसीटता था, कभी कोई किसी का पेट फाड़ता था, कभी किसी को कोई जो है वो मौलाना कहता था तो कभी कोई किसी को क्या कहता था, तो कोई किसी को तालिबान का साथी कहता था। बहरहाल फिर वो दौर गुजर गया, फिर सियासतदानों के बलूगत का वक्त आया और फिर जब उस सियासतदानों के बलूगत का वक्त आया तो फिर उसमें एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई। जिस तरह इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपसे गुजारिश की थी, यानी जिस तरह सोहेल बड़ाइच साहब के कॉलम में सोहेल बड़ाइच साहब ने लिखा कि इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीएमएल-एन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर एंटी इस्टेब्लिश बयानिए से दस्तबरदारी अख्तियार की तो उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी, यानी पंजाब से दस्तबरदार होने की कीमत। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी कीमत थी जो आज तक अदा नहीं हो पा रही है, आज तक चुकाई जा रही है। लेकिन कर्ज तो कर्ज, सूद तो सूद, कर्ज भी अभी का वही है। तो बहरहाल सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल जाती है। किस वक्त हालात कौन सी करवट लेते हैं ये कोई नहीं जानता। नेशनल इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है और वो किस मोहरे को कहाँ खिलाना चाहते हैं और किस बादशाह को किस प्यादे के हाथों मरवाना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। किस घुड़सवार को किस प्यादे के हाथों गिरवाएंगे ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि सियासतदानों ने अपने ज़र्फ, अपने ज़मीर, अपनी सोच, अपने नजरिया, अपने फिक्र, अपने उनका जो मतलब क्या कहें उसको, नजरियात, अपने सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के पास गिरवी रख दिया है। इसलिए अब इनके पास कोई नजरिया नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई तदब्बुर नहीं है, कोई फहम फरासत नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एक भूख है इक़्तिदार तक पहुंचने की।
नाजरीन, ये कौन भुला सकता है कि कल तक इमरान खान मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीजल कहा करता था, और बाकायदा शद्दो मद के साथ, और फिर जानबूझकर, यानी इमरान खान को बड़ी खुशी होती थी कि जब क्राउड से डीजल 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 के नारे लगते थे, लेकिन वो ये नहीं सोचते थे कि मौलाना फजल रहमान भी एक पॉलिटिशियन है, और वो एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। न सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम में बल्कि पार्लियामेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि कल को आमना सामना हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, लेकिन इस सब कुछ को सहने के बावजूद जो है वो JUIF खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साथ हुकूमत में थी, और थी, क्या कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्दीक कीजिएगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर यही है। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मोहम्मद अली दुरानी साहब मुतवातिर कोशिश कर रहे थे आरिफ अलवी से मुलाकातें करके, और फिर उनको कन्विंस कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाओ, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां बढ़ गई हैं उनको किसी तरीके से ख़त्म करवाओ। और फिर इंतखाबात का मसला आया, और फिर उससे पहले साइफर के बिल पर साइन करने का मसला आया। यानी ऐसी बोंगियां मारी आरिफ अलवी ने कि उसने खुद PTI को शर्मसार कर दिया, और बिलाखिर आरिफ अलवी अपना इसको इमरान खान को कहना पड़ा कि आरिफ अलवी से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी मोहम्मद अली दुरानी एक उम्मीद लेकर गए थे, लेकिन मोहम्मद अली दुरानी को भी पता चल गया कि ये जो PTI का सदर है, ये बुनियादी तौर पर PTI का ही सदर है, ये पाकिस्तान का सदर नहीं है, ये सदर ममुलकत नहीं है, इसका विजन सदर ममुलकत जैसा नहीं है, इसकी गैर जानिबदारी सदर वाली नहीं है, वो इस मुल्क का, इस कौम का सदर नहीं है, वो सिर्फ PTI का सदर है, PTI के वर्कर्स का सदर है, PTI के लोगों का सदर है। तो ये उनके कंडक्ट से जाहिर होता रहा। जिस तरह ईवान सदर को कंस्पिरेसी हाउस बनाया गया, जिस तरह इमरान खान को जनरल कमर जावेद बाजवा से खुफिया मुलाकातों में ईवान सदर में जो सदर मुल्कत ने दलाली का काम, यानी कोयले की दलाली का काम किया, यानी जमहूरियत के खिलाफ एक बिसात बिछाने की कोशिश की, यानी एंटी डेमोक्रेटिक एक कंस्पिरेसी घड़ने की कोशिश की, तो उसको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद फिर जब इंतखाबात की तारीख का मामला आया तो भी सदर को मुंह की खानी पड़ी। फिर जब इमरान खान की गिरफ्तारियों और सजाओं का मामला आया तो भी आरिफ अलवी को मुंह की खानी पड़ी। और फिर जब बहुत सारी इश्यूज है कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मामला को ठीक करने का मामला था, तब भी आरिफ अलवी को मुंह की खानी पड़ी। और फिर जब मोहम्मद अली दुरानी हर तरफ से मायूस हो गए, आरिफ अलवी को जब एक मतलब एक होता है ना, एक बेहुदे किस्म से, या एक यानी एक ऐसा जवाब कि जिसको सुनकर शर्म और हया वाले इंसानों के मतलब उसके पसीने छूट जाएं, जब इस तरह का आरिफ अलवी को जवाब दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो फिर मेरे ख्याल में उसके बाद फिर आरिफ अलवी ने हथियार डाल दिए और मोहम्मद अली दुरानी से कहा कि आई एम सॉरी। फिर यहाँ तक कि जो है वो इमरान खान की बहनों को भी कहना पड़ा कि इमरान खान जो है वो आरिफ अलवी के रवैये से नाखुश है और उनके लिए PTI के दरवाजे बंद हैं। बहरहाल फिर एक मरला आया कि PTI का एक जो है वो मुसालियत पसंद ग्रुप निकला, यानी जिसमें असद कैसर साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, बैरिस्टर सैफ थे, और इस तरह के 2-4 लोग और थे जो खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर कुछ करने की जुगाड़ मारने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने जो है वो जमात इस्लामी से मिलने की कोशिश की, सिराजुल हक साहब से 2 मुलाकातें की, लेकिन दोनों मुलाकातों में कोई नतीजा ना निकल सका, और तीसरी मुलाकात में सिराजुल हक साहब ने इस PTI के वफद से मिलने से भी इनकार कर दिया। बहरहाल उसके बाद फिर मोहम्मद अली दुरानी ने मौलाना फजल रहमान से मिलने की कोशिश की, मौलाना साहब ने साफ इनकार किया, दूसरी बार इनकार किया। बहरहाल मौलाना साहब की खुश दामन के इंतकाल के ताज़ियत के बहाने पर जो है वो मोहम्मद अली दुरानी वहां तक पहुंच गए ताज़ियत की, और फिर उन्होंने जो बातें की उसका क्या जवाब आया वो भी मैं आपको अंदर की कहानी बताता हूं। और फिर उसके बाद असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ और दीगर ने जाके जो है वो मुलाकात की मौलाना फजल रहमान साहब से, और मौलाना साहब से कहा कि जी आप कुछ भी करें और नवाज शरीफ साहब से बात करें, इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, और मुसालियत का कोई रास्ता निकालें या निकलवाने की कोशिश करें। मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे माफ कीजिएगा, बेशर्मी की भी एक हद होती है
یعنی آپ کل تک جس کو اسٹیج پر کھڑے ہو کر گالیاں دیتے تھے آج اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے بچھ گئے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں آنے والا جو وقت ہے اس کی جوتوں سے بچایا جائے، اس مار سے بچایا جائے، اس مشکل وقت سے ہم بچ سکیں، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نواز شریف کا ساتھ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ جائے۔ تو بہرحال افسوس ہوتا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس ملاقات کے دوران پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا منہ تکتے رہ گئے، یہ انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ جو اندر وہاں اجلاس میں موجود تھے، پہلے تو مولانا صاحب ان کا منہ تکتے رہ گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ تعزیت کے لیے آئے ہیں یا پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے آئے ہیں۔ اگر تعزیت کے لیے آئے تو پھر تعزیت ہوتی ہے، تعزیت ہو گئی، خدا حافظ۔ اور ویسے بھی ان لوگوں کے لیے میرے دل میں کون سی جو ہے وہ جگہ ہے کہ میں ان سے بیٹھ کر سیاسی جو ہے وہ معاملات پر بات کروں۔ تو بہرحال پہلے تو مولانا صاحب دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں دیکھوں گا، کنفرم نہیں ہے، دیکھوں گا۔ جب وہ چلے گئے تو مولانا صاحب ہنسے، ٹھیک ہے، یعنی نماز مغرب بھی مولانا صاحب کی امامت میں انہوں نے ادا کی، اور دیکھیں کہ آگے وہ مولانا صاحب کو اپنا امام تصور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن کل تک جس کو ڈیزل کہتے تھے اس ڈیزل کی امامت میں انہوں نے نماز ادا کی۔ اب پتہ نہیں کس دل سے نماز ادا کی، نیت بھی کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی، اور پھر جو نماز کے لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی پورے کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے، یا پھر ویڈیو یا تصاویر بنوانے کے لیے نماز ادا کی، یا تو وہ جانے، ان کا خدا جانے، میں یا آپ یا کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ بہرحال ان کے چلے جانے کے بعد مولانا صاحب جو ہے وہ ان کو بڑی ہنسی آئی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ ان سے بڑا بیوقوف میں نے کہیں نہیں دیکھا، ان سے بڑا بیوقوف میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اب نواز شریف جس سے وہ آج مولانا فضل الرحمان جب سے وہ آئے ہیں ان سے آج ملیں گے، کیونکہ وہ تعزیت پر بھی آئیں گے اور پھر جو پولیٹیکل سچویشن اس پر بھی بات چیت ہوگی، تو ایک گرینڈ ڈائلاگ کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو جس سے میں ابھی ملا نہیں ہوں ان سے میں جا کے ان کے لیے بات کروں، اور اسٹیبلشمنٹ سے میرا کیا لینا دینا ڈائریکٹ کہ میں جا کے ان سے کہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو لوگ ہیں ان سے بات کریں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیسے بیوقوف لوگ ہیں یہ، ان میں اتنا بھی سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ اس طرح نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال پھر کسی نے کہا کہ ان میں اتنی عقل ہوتی تو اقتدار سے باہر بیٹھے ہوتے۔ واقعی میں صحیح کہا کہ اگر اتنی عقل ہوتی تو اقتدار گنوا دیتے، 3.5 سال میں ان کو راستہ دکھا دیا جاتا گھر جانے کا، اور پارلیمان سے نکال کر باہر پھینک دیا جاتا۔ ان میں واقعی میں کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے، یہ معاملات کو اس نہج پر لے کر گئے جہاں کوئی بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا۔ بہرحال ناظرین، آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے اور اس اجلاس کے حوالے سے یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اس میں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس سردار طارق رحیم اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف جو شکایات تھیں ان پر بھی جو ہے وہ غور ہوگا۔ تاہم سردار طارق مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ جی میرے خلاف جو شکایت، یہ وہ شکایت ہے جس کے لیے عمر رضا بندیال صاحب نے ان کو فون کر کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ کم سے کم یہ داغ ہٹا دیں اور میرا معاملہ پہلے رکھیں، کیونکہ میں تو ویسے بھی مارچ میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ جانو، آپ کا کام جانے، میں اپنے دامن پہ یہ داغ لے کر نہیں جانا چاہتا، یہاں سے میں نیٹ اینڈ کلین ہو کے جانا چاہتا ہوں، اور جو بھی انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں۔ اگر میرے خلاف یہ جو شکایت درج ہوئی ہے، اگر وہ بیس لیس ہے، اگر وہ فیک ہے، اگر وہ فیبریکیٹڈ ہے، تو جس نے کی ہے ان کے خلاف جرمانہ کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اگر صحیح ہے تو پھر میرے خلاف کارروائی کریں۔ اسی طرح جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف بھی ظاہر سردار طارق مسعود صاحب کے پاس کمپلین گئی تھی ویریفیکیشن کے لیے، انہوں نے ویریفائی کر کے ان کو کہا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کرنے والا معاملہ ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اور اب اگر کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جسٹس ثاقب نثار کا معاملہ پہلے سے ہی زیر التوا ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ یعنی جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم کورٹ بار کونسل، پاکستان بار کونسل سمیت پورے ملک کی جو بار کونسلز ہیں ان کی طرف سے مطلب باقاعدہ طور پر ریفرنسز بھیجے گئے ہیں جن پر کل غور ہوگا۔ لیکن 11:30 بجے اجلاس ہوگا تو پیچھے تقریباً 1.5 گھنٹہ بچتا ہے نماز کے لیے، اب دیکھتے ہیں ان میں کیا ہوگا۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان میں 4 ججز جن کو جونیئر ججز کو
جن کو جسٹس عمرتا بندیال نے اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے جونیئر ججز کو لا کر ایلیویٹ کر دیا تھا. اب ان ججز کا مستقبل کیا ہوگا یہ بھی کل ہی پتہ چلے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آج ہی پتہ چلے گا، بلکہ کیونکہ میں جب ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تقریباً رات کے 2 بج چکے ہیں، تو یہ یقیناً آج ہی ہوگا. تو یہ آج ہی پتہ چلے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ کس طرح ہوگی، کیونکہ آج جو معاملات اٹھیں گے، آج جو معاملات سامنے آتے ہیں، اگر انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ہے وہ ایک غیر جانبدارانہ اور شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان معاملات کو دیکھا، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ ایک بار پھر ایک نئی تاریخ رقم کرے گی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.